जय हिंद दोस्तों। आज हमारे पास है भूगोल का सेंटअप एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका हम आज फुल एनालाइसिस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यानी कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जो कि क्योंकि हमारा इसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होने वाला है, इसलिए ये सिर्फ 70 मार्क्स का ही बना है, जो कि इसमें से सिर्फ 70 ऑब्जेक्टिव आए हैं। ठीक है, बाकी हमारा जो 30 नंबर बनता है वो हमारा प्रैक्टिकल से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो पहला पेज में दिया हुआ रहता है, पहला पेज में हमारे पास रहता है ज्ञान का भंडार, जो कि कोई नहीं पढ़ता, इसलिए हम भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल ऊपर करते चलेंगे। दूसरा पेज में भी ज्ञान का भंडार है दूसरा पेज में, तो इसको भी नहीं देखेंगे। ठीक है, तीसरा पेज से हमारा ऑब्जेक्टिव शुरू किया हुआ है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव का सीरियल है, यानी कि 1 2 3 जो है वो गड़बड़ हो सकता है, तो उसके लिए आप बुरा नहीं मानेंगे। चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, यानी कि नीचे विकल्प में से कौन है जो मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो वो है मात्रात्मक क्रांति, यानी कि कहीं भी कोई भी क्रांति होती है, कहीं झगड़ा लड़ाई होती है, तो वो क्या है, भूगोल का उपागम नहीं होता है। अगला है, नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि जो नव निश्चय संकल्पना है, इनका प्रतिपादन किसने किया था। तो इनका प्रतिपादन किया था ग्रिफिथ टेलर, जो कि फ्रांस के भूगोलवेत्ता है। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, किसने कहा मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यानी कि ऊपर जो कथन कहा गया है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह कथन किन्होंने कहा था। तो यह कथन कहा है राइटजेल ने। किसने कहा है, तो राइटजेल ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है, यानी कि व्यवहारवादी भूगोल को हम किस भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मानव भूगोल जो व्यवहारवादी भूगोल है, ये हम सामाजिक भूगोल के अंदर में पढ़ते हैं, ये सामाजिक भूगोल का ही एक भाग है। ठीक है, कृषि भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है, यानी कि कृषि भूगोल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कृषि भूगोल जो आता है वो आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी कि 4 विकल्पों में से हमारे पास कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। तो जहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है वो क्षेत्र है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि वहाँ जनसंख्या कम है, बाकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है वहाँ जनसंख्या अधिक सघन पाई जाती है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी कौन है जो जन स्थानांतरण यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने का कारक नहीं है, यानी कि जाने का कारक नहीं है। तो वो क्या है, शैक्षणिक सुविधाएं। अगर हमारे पास यहाँ शैक्षणिक सुविधाएं नहीं, ये गलत कह रहा है, मैं गलत बोल दिया, इसको फिर से समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है, यानी कि कौन है जो प्रतिकर्ष कारक नहीं है, जो कहीं से जाने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं करती है। तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास शैक्षणिक सुविधाएं हो जाएगी। ये अगर मान लीजिए हमारे यहाँ किसी को शैक्षिक सुविधाएं बढ़िया मिल रही है, तो वो अलग क्यों जाएगा, है ना। तो ये हमारा 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा, शैक्षणिक सुविधाएं। आगे देखते हैं। फिर आगे ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में मानव विकास सूचकांक का मापक है, यानी कि कौन है जो मानव विकास सूचकांक का मापक है, जो मापता है
जिसके द्वारा मानव विकास सूचकांक बताया जाता है, तो वो है इनमें से सभी के द्वारा मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। ठीक है, वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टर महबूब उल हक जो थे वो कहाँ के निवासी थे, वो किस देश के थे, तो वो पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के। ठीक है, आगे है मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित में से किसकी कोटि उच्चतम है, यानी कि 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा देश है जिसका मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है। जो जिस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है वो देश है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे सबसे ऊपर है। ठीक है, फिर आयरलैंड वगैरह वगैरह और भी देश आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, यानी कि कौन सी कृषि है जो कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, तो वो है आदिम निर्वाहक कृषि, जो आदिम मानव करते हैं उसे कहा जाता है कर्तन दहन कृषि। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव है सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, यानी कि सहकारी कृषि किस देश में सबसे अधिक सफल रही है, तो वो है डेनमार्क देश में। ठीक है, डेनमार्क देश में। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, यानी कि अभी में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक कहाँ हो रही है। इसके लिए हमारे पास सबसे ऑप्शन दिया गया है अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में या फिर उत्तरी अमेरिका। तो जो अभी सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो हो रही है अफ्रीका महादेश में। कहाँ? अफ्रीका में। ठीक है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है, यानी कि सबसे लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है, तो वो है संयुक्त अरब अमीरात का, क्योंकि वहाँ पुरुष बहुत अधिक काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि नीचे दिया हुए जनसंख्या में से कौन है जो कार्यशील आयु वर्ग, यानी कि जो कार्यशील लोग होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, तो वो है 15 से 60 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, क्योंकि 60 वर्ष होते ही कोई क्या होता है, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है, तो जो खेती है वो प्रथम है, मछली पकड़ना भी प्रथम है, व्यापार करना तीसरा है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है वस्त्र निर्माण, क्योंकि वस्त्र निर्माण कहाँ होता है? उद्योगों में होता है, और उद्योगों को द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, तो चीनी कृषि उत्पाद है, कॉफ़ी भी कृषि उत्पाद है और चाय भी कृषि उत्पाद है, तो जो वहाँ हमारा राइट आंसर होगा वो है नमक। नमक हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा नमक सही उत्तर है। नमक समुद्र से प्राप्त किया जाता है, यह कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, यानी कि उत्पादन के किस अर्थव्यवस्था में स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, यानी कि व्यक्तियों के हाथ में होता है, तो वो होता है पूंजीवादी देशों में। जैसे अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, तो वहाँ जितने भी उद्योग धंधे हैं वो सब व्यक्तिगत हाथ में हो, किसी व्यक्ति के हाथ में होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास अगला ऑब्जेक्टिव है कोको, यानी कि कॉफ़ी। कोको का मतलब कॉफ़ी होता है। कॉफ़ी किस प्रकार की फसल है, तो कॉफ़ी किस प्रकार की फसल होती है? कॉफ़ी एक रोपण फसल होती है, उसे रोपा जाता है। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, यानी कि नीचे दिए हुए फसल में से कौन है जो रोपा जाता है, तो राई तो खाद्य फसल है, गेहूं भी खाद्य फसल है, मक्का भी खाद्य फसल है,
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास को रोपा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? यानी कि नीचे दिए हुए उद्योगों में से कौन वन आधारित उद्योग है? तो पहले समझते हैं कि चमड़ा उद्योग, इसके लिए क्या होगा, पशुओं को लिया जाएगा। लाख उद्योग में क्या होता है कि जो औरतें काम करती है ज़्यादातर, जैसे चूड़ियाँ बनाना, चूड़ियों को ठीक करना, ये सब लाख उद्योग के अंतर्गत आता है, जो कांच के से बनाया जाता है। और गंधक उद्योग है जो रासायनिक उद्योग है। और हमारे पास सबसे लास्ट में ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये वन आधारित उद्योग नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में कौन चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? कौन है जो चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, जिसमें उच्च स्तर के उत्पादन के साधन लगते हैं? तो वो क्या होता है? वो होता है विश्वविद्यालय शिक्षण, यानी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चलती है वो होता है चतुर्थ क्रियाकलाप, ठीक है। फिर आगे है, निम्नलिखित में कौन एक पंचम क्रियाकलाप है? यानी कि कौन सा क्रियाकलाप है जो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तो वो होता है बाह्य स्रोतन, ठीक है। बाह्य स्रोतन, किसी आदमी को काम का ठेका दे देना कि ये भाई ये तुम करवा दो, ये होता है किसी बाहरी आदमी को ठेका देना, पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत, ठीक है। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन होता है? तो लंबी दूरी के लिए मान लीजिए हमें यहाँ से जाना है अमेरिका और हमें बहुत सारा सामान भी ढो के ले जाना है, लगभग एक शिप, बड़े वाले शिप से। तो हमारे लिए सबसे सस्ता परिवहन कौन रहेगा? तो वो होगा हमारे लिए जल परिवहन, सबसे सस्ता परिवहन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। यानी कि जो वृहद ट्रंक मार्ग है वो संबंधित है उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से, क्योंकि यहाँ क्या होता है, समुद्री व्यापार ज़्यादा होता है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से, ठीक है। इसलिए इसे वृहद ट्रंक मार्ग कहा गया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिग पाइप लाइन परिवहित करती है। यानी कि जो बिग इंच पाइप लाइन है वो पेट्रोलियम परिवहन करती है और पेट्रोलियम से अनेकों पदार्थ बनाए जाते हैं, जो कि अमेरिका में है। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय जो वो है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में, ठीक है। फिर है अगला, भारत एक सदस्य है। यानी कि भारत किसका सदस्य है? तो भारत साफ्टा का सदस्य है, ओपेक का सदस्य नहीं है, ये गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय संघ, उनका मुख्यालय कहाँ है? तो उनका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है? यानी कि जो लेनिनग्राद एक पतन है वो किस प्रकार का पतन है? जो लेनिनग्राद पतन है वो है, यह है वाणिज्यिक पतन। यहाँ मछुआरा का भी काम होता है और यहाँ चारागाह भी होता है। ये वाणिज्यिक पतन है, यहाँ वाणिज्य चीज़ों से ज़्यादा होती है कमाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में कौन नगरीय अधिवासों से संबंधित है? यानी कौन है जो नगरीय अधिवासों से संबंधित है? तो द्वितीय लोग भी, जैसे द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं, उद्योग नगर में ही होते हैं। फिर आते हैं तृतीयक में स्कूल,
कॉलेज सेंटर, संचार व्यवस्था जैसे कम्युनिकेशन सेंटर हो जो हम बात करते हैं। फिर चतुर्थ क्रिया में व्यापार हो गया। तो इसमें से क्या है, इनमें से सभी नगरों में ही पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाए इनमें से सभी। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है, यानी कि जहाँ पर्वत होते हैं वहाँ किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, तो वहाँ सीढ़ी नुमा अधिवास पाया जाता है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है, यानी कि कौन सा नगर है जो उसे नियोजित करके बनाया गया है, तो वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सुप्रलिखित प्राचीनतम, कौन है जो सुप्रलिखित और प्राचीनतम नगर है, तो वो नगर है हमारी सिंधु घाटी की नगर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है, यानी कि कौन नगर जो परिवहन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो है सिंगापुर। बहुत परिवहन के लिए वहाँ बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं परिवहन करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रहा है, तो हमारे यहाँ जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रहा है, तो वो है बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी कि हमारे यहाँ 1 किलोमीटर में 1102 व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो वह है चीनी तिब्बती। हमारे यहाँ चीनी तिब्बती बोलने वाले लोगों की जनसंख्या सबसे कम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था, तो हमारे यहाँ 2011 में था जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत में 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते थे भारत में 2011 में। फिर कह रहा है, भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है, यानी कि जो हमारे यहाँ का पुरुष प्रवास होता है वो पुरुष प्रवास कहाँ से होता है, तो हमारे यहाँ पुरुष ग्रामीण से नगरीय की ओर ज़्यादा प्रवास करते हैं। ठीक है, कह रहा है अगले क्वेश्चन, मानवीय विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में, यानी कि मानवीय विकास सूचकांक 2011 के अनुसार विश्व के देशों में भारत की निम्न कौन कोटि थी, यानी कि निम्नलिखित में भारत किस कोटि पर था, तो 2011 में भारत 134वें नंबर पे था और उसके बाद वो आगे आ गया है 131वें नंबर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी 134। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्च है, यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जिसकी कोटि बहुत उच्च है, तो वो है केरल राज्य। हमारे यहाँ मानव विकास सूचकांक केरल राज्य का बहुत अधिक है, बाकी तुलना करके सभी राज्यों से अधिक है। ठीक है, आगे कर रहा है क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, यानी कि हमारे देश भारत में ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का साक्षरता, यानी कि जहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 91% लोग पढ़े लिखे हुए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन गैरोसीन नगर है, यानी कि कौन गैरोसीन नगर है जिसे खास तौर पर रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है, तो वो है उधमपुर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन खनन नगर है, यानी कौन नगर है जहाँ खनन किया जाता है, तो वह झारखंड का रानीगंज। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है, यानी कि हरित क्रांति किस चीज से संबंधित है, हरित क्रांति किस चीज से हुआ था, तो वो होता खाद्यान्न उत्पादन से, यानी कि खाने वाले अन्न के उत्पादन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है, यानी कि हमारे यहाँ जो भारत में कृषि की जाती है उसकी समस्या कौन कौन सी है,
तो उसकी समस्या है अनियमित मानसून, विखंडित जोत, यानी कि हमारे यहाँ पहले जो 10 बीघा जोता जाता था, आज वो 1-1 बीघा जोता जा रहा है, तो वो विखंडित जोत। निम्न उत्पादकता, यानी कि हमारे यहाँ प्रति हेक्टेयर कम उपज होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है, यानी कि नीचे 4 विकल्पों में से कौन है जो रेशेदार फसल नहीं है, तो वो है चाय। चाय क्या होता है? रेशेदार फसल नहीं होता है, चाय पत्तों से बनाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ये कौन सा फसल है जो शुष्क क्षेत्र में उपजाया नहीं जा सकता है, तो वो है गन्ना। गन्ना शुष्क क्षेत्र में उपजाया नहीं जा सकता है, क्योंकि गन्ना में सालों भर पानी रहना चाहिए, यानी कि गन्ना जब तक लगाए तब में धान की तरह ही उसमें पानी चाहिए। निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है, यानी कौन फसल है जो खाने वाला फसल है, तो वो है गेहूं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन कॉफी उत्पादक है, यानी कि कौन राज्य है जो कॉफी उत्पादन करते हैं, तो वो है इनमें से सभी, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, तीनों राज्यों में कॉफी उत्पादन किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है, यानी कि कौन भू का भाग है जो उपयोग संवर्ग नहीं है, तो वो होती है सीमांत भूमि, जिसे 40 वर्षों तक बिना कृषि के लिए उद्देश्य से छोड़ दिया जाता है, तो वो होता है सीमांत भूमि। ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, यानी कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है, तो वो है NH-44, जो कि भारत के कन्याकुमारी से लेकर ऊपर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तक जाती है। ठीक है। जल है, यानी कि जल क्या है, जल कैसा संसाधन है, तो जल हमारा जैव संसाधन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित नदियों में कौन पूरब की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि जो पृथ्वी की दिशा है वह तो पश्चिम से पूरब की ओर है, लेकिन जो हमारे यहाँ भारत में एक नदी है नर्मदा नदी, वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, जो हरियाली प्रोजेक्ट भारत सरकार ने चलाई थी वो किससे संबंधित है, तो वो है वायु संरक्षण और जल संरक्षण दोनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आगे है निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यानी कौन है जो हम परंपरा से यूज करते चले आ रहे हैं, तो वो है हमारा कोयला। कोयला बहुत दिनों से इस्तेमाल किए आ रहा है। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, यानी कि जो हीराकुंड परियोजना है वो किस राज्य में है, तो वो है उड़ीसा राज्य में। अगला है भंडारा मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में है, यानी कि जो भंडारा मैंगनीज का एरिया है वह कहाँ खुदाई की जाती है, तो वो खुदाई की जाती है महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, यानी कि जो भारत में प्रथम नाभिकीय, यानी कि जो नाभिक के टूटने से जो ऊर्जा बनती है उससे बिजली सर्वप्रथम किस राज्य में बनाई गई थी, तो वो बनाया गया था तारापुर में। तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। पहली नाभिकीय ऊर्जा केंद्र परियोजना लगाई गई थी तारापुर में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में किसमें काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है, तो जो काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है वह किस राज्य में स्थित है, तो जो हमारे पास जो काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है वह काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो हमारे गुजरात में है। गुजरात राज्य में काकरापार एक जगह है, उसी के जिले में नगर में लगाया गया है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नया।
आगे है विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है, यानी कि विजयनगर लोहे का जो प्लांट है वो कहाँ स्थापित है, तो वो है कर्नाटक में। आगे है प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, यानी कि प्रमुख जो तेल क्षेत्र स्थित है वो किन किन राज्यों में स्थित है, तेल क्षेत्र। तो तेल क्षेत्र असम में स्थित है, ठीक है, असम में प्रथम तेल क्षेत्र स्थित है। आगे है निम्नलिखित में कौन उत्तर पूर्वी रेल का मुख्यालय है, तो उत्तर पूर्वी, हमारे देश में उत्तर पूर्वी क्षेत्र का रेलवे मुख्यालय कौन है, तो वो है गोरखपुर है, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो नई औद्योगिक नीति जो हमारे भारत में अपनाई गई वो 1991 से अपनाई गई, ठीक है। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत की गई, तो भारत में वायु परिवहन यानी कि एरोप्लेन सेवा की शुरुआत कब की गई, तो 1911 ईस्वी में। आगे है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, यानी कि जो हमारे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो सड़क है NH-44 वो किसको किसको जोड़ती है, तो वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है निम्नलिखित में कौन स्थलबद्ध पोताह आश्रय है, यानी कौन है जो स्थलबद्ध यानी कि स्थान से बंधा हुआ है, जल से नहीं, स्थल से, तो वो है विशाखापट्टनम। आगे है कांडलापतन अवस्थित है, यानी कि जो कांडलापतन है वो किस राज्य में है, तो कांडलापतन हमारा गुजरात में है। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, यानी कि जब व्यापार एक दूसरे के राज्य में, गांव में, और देश के, यानी कि देश के भीतर जब राज्य होता है तो उसे व्यापार कहते हैं। और जब व्यापार दो देशों के बीच में होता है, जैसे भारत चीन के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच, भारत नेपाल के बीच, तो इसे कौन सा व्यापार कहेंगे, तो इसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा हमारा, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, यानी कि हमारे यहाँ जो ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण किस से होता है, तो वो होता है उद्योगों से भी दिन रात आवाज़ निकलते रहते हैं, मोटर के, इंजन के, उससे होता है। मोटर वाहन से, यानी कि जो सड़क पर गाड़ियाँ चलती है उससे भी हॉर्न पी 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 हरदम बजते रहता है हमेशा, उससे। लाउड स्पीकर से, और हमारा एक और नया युग आ गया है लाउड स्पीकर का, तो थोड़ा जहाँ देखो उसको लाउड स्पीकर बजाए रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसी तरह का वीडियो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे और ऑब्जेक्टिव के टाइप में फुल्ली हमारे यहाँ पूरी तैयारी करवा जाएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे और एक अच्छा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।